सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले और हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए जारी ऑपरेशन में शहीद होने वाले आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में इंतहाई एहतियात से ऑपरेशन किया और सैकड़ों यरगमालियों को खुदकुश जैकेट्स पहने दहशतगर्दों से आजाद कराया। लेकिन गुज़िश्ता रोज हमले के बाद से मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक हो गए। AI जनरेटेड वीडियोस, पोस्टर्स और फेक व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश की गई है। एक तरफ दहशतगर्दों के बयानियों को इंडियन मीडिया से भरपूर मदद मिल रही थी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर्स दहशतगर्दों को कंट्रोल कर रहे थे। सवाल यह है कि इस बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा? क्या इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारी रियासत और सियासत तैयार है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रऊफ क्लासर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज में मौजूद हैं। फहाद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फहाद साहब, आई स्टार्ट विद यू। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये जो BLA की कार्रवाइयाँ हैं और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाला मामला है, वेयर आर वी हेडिंग? बिकॉज ये सिर्फ अब दहशतगर्दी नहीं रही दुनिया में, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ अब खबर या हेडलाइन तक नहीं रहा, अब डिजिटल के जरिए बहुत मैसिव हो चुका है। पाकिस्तान को क्या करना है इस सारी सूरत हाल में? आदिल और दोनों आपके जो मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आमिर साहब को भी और रऊफ साहब को भी। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो सूरत हाल है ये इतनी ज्यादा तशवीशनाक है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि हाल में इस तरह का कुछ इतना बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को मिला हो। जाहिर बात है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको उनकी जो है हर तरीके से वो सेफ रहें और ये ऑपरेशन कामयाब हो और जो दहशतगर्दों को जो है वो शिकस्त हो। लेकिन जो सूरत हाल हमारे सामने, उससे तो ये लगता है कि अब कोई इसका आसान सोल्यूशन नहीं है। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जिसका भी आपने जिक्र किया। एक तो वो है कि जो एक्चुअली उसका जो काइनेटिक एस्पेक्ट है, जो वहां पे ऑपरेशन हो रहा है और जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। दूसरा इसका जो है वो डिजिटल इम्पैक्ट है, जिसकी तरफ आपने इशारा दिया कि इस डिजिटल एज में, इंफॉर्मेशन एज में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है और अपनी जो बयानिया उसको बनाया जाता है, उसमें सिर्फ ये सियासी जमातों की लड़ाई नहीं है आपस में, बल्कि ये तो अब एक दहशतगर्दों की और रियासतों की लड़ाई भी है। और उसमें मेरे ख्याल में हमें ये शायद कहते हुए ज्यादा झिझक महसूस नहीं होगी कि चाहे दहशतगर्द जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी, बाहर भी। और इसके लिए जो रियासतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जो बयानिया सामने आ रहा है उसको आपने किस तरीके से काउंटर करना है। अब ये जो सूरत हाल हमारे सामने है, अब अगर इसकी एग्जाम्पल लें कि इसमें कल से जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन और जो है वो दावे और वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं और रियासत की तरफ से कितनी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हुकूमत को भी जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी, ताकि जो उस तरफ से प्रोपेगेंडा आ रहा है उसको काउंटर करने में एक मौसर तरीके से काउंटर किया जाए। अभी तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो हुकूमत जो है वो मुझे ये लगता है कि उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना उसको होना चाहिए। फेयर इनफ। साहब, इसमें बीइंग जर्नलिस्ट हम अभी सर्टन नहीं है कुछ चीज़ों में, क्योंकि जब वीडियोस आती हैं, ये जो डिजिटल एरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का, जिसमें एक जंग छोटे लेवल पर हो रही होती है लेकिन डिजिटल पर मैसिव लेवल पर उसका इम्पैक्ट होता है। सो हम सम टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। मैं सोचता हूँ कि जो एक आम बंदा है, हम जर्नलिस्ट हो के जिनको वीडियो एडिटिंग की समझ होती है, पुरानी नई वीडियो का पता होता है, फैक्ट चेक कर सकते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, एक आम बंदा है, उसके दिमाग पे तो जाकर ये बिल्कुल हिट करती होगी, चाहे वो पुरानी वीडियो हो, जाली वीडियो हो, ओरिजिनल वीडियो हो, AI जनरेटेड वीडियो हो। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट को इसकी काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो जरा स्ट्रांग बनानी होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि ये वीडियो जो है ये कितनी दुरुस्त है, कितनी फेक है और कब की है। यानी कल से जो वीडियो सामने आ रही है उसमें से अक्सर और बेशतर तो फेक है, पुराने
कोई इंसिडेंट्स हैं उधर से उठा के और इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे कि अभी डेवलप हो रहा है। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन काटती है और एक सिंपल रूल है कि अगर कोई इस तरह का इवेंट है जहां पे दूसरी साइड जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है तो उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि आप सही इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें ताकि लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो, लोगों को समझ आए कि अच्छा ये एक्चुअल सूरत हाल है। जितना इन्फॉर्मेशन रोकेंगे उतना वैक्यूम होगा और उतना जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसकी जगह मिलेगी। रऊफ साहब, इनिशियल कमेंट ऑन दिस। सर, हम सब के दिल दुखे हुए हैं पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की रीसेंट वेव है उसके बाद, लेकिन ये वाकया मतलब वाकयात पे वाकयात हो रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि सुना है कि जी सैटेलाइट पे कांटेक्ट, अफगानिस्तान से राब्ते, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको रोकने के लिए, इनिशियल कमेंट इस सिचुएशन पे, और इसको रोकने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना चाहिए? एक तो ये है, जैसे अभी फाज साहब भी कह रहे थे कि जो इस वक्त फैमिलीज़ जो हैं इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार होंगे, जिनके प्यारे जो हैं वो हॉस्टेज उसमें सिचुएशन में है। सो उनके लिए मतलब सारे लोग जो हैं दुआ कर रहे हैं कि सेफ़ एंड साउंड जो है वो वापस है। मुश्किल ये ऑपरेशन है ऑफ कोर्स। जहाँ तक ये बात है कि इतनी बड़ी एक ट्रेन की वो हाईजैकिंग हुई, ये चीज़ें देवर मतलब बाउंड टू हैपन अगर मुझसे पूछें अगर, इसलिए हमें लग रही है कि पहली दफ़ा इतना बड़ा वाक़या हुआ है। लेकिन एक सीरीज़ ऑफ मतलब है उसके ट्रेजिक इवेंट्स है जो चल रही है और हमारे लिए वो एक नॉर्मल बनती जा रही थी कि कभी 10 मज़दूरों को उन्होंने बस से उतार के कत्ल कर लिया, कभी ज़रीन जा रहे थे ईरान उनको उतार के कत्ल कर दिया। उसके बाद अभी हमने रिसेंटली देखा कि उन्होंने बड़ी तादाद में मेरे ख्याल 24-25 से ज़्यादा जो थे वो लोग जो हैं वो उसमें बेचारे उन्होंने अपनी जान की। सो ये मोड भी चेंज किया ना क्लास साहब, पहले गैस पाइपलाइंस को स्ट्राइक करते थे, फाटक पटरी तोड़ देते थे, और जिस तरह आपने हवाला दिया बस पे फायरिंग या जायरिंग, लेकिन अब तो बिल्कुल अब उन्होंने ये किया ना, आपको तैयार करते हैं कोई बड़े उसके लिए कोई ट्रेजिक इवेंट के लिए उसके लिए इशू के लिए जो उन्होंने किया भी है। बात ये कह देना कि फ़लाँ मुल्क से हो रही है, उस मुल्क में राब्ते थे, इन चीज़ों से तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड नहीं कर सकते। सिंपली बाहर की फॉरेन फोर्सेस पे डाल के जो डेफिनेटली होंगी शामिल होंगी, तो लेकिन हम तो आपको आपकी तरफ देखेंगे ना अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी तमाम इन इसके लिए चीज़ों के लिए, इश्यूज़ के लिए। सो ये जो हमारी साइड पर कुछ हैं जो मुसलसल नज़र आ रही हैं तो वो भी थोड़ा सा देखने की चीज़ है। लास्टली जो बात फाज साहब ने की उसको आगे लेकर चलें, हमारे अंदर कैपेसिटी भी नहीं है, विल भी नहीं है एज़ फार एज़ ये आपकी डिजिटल आपकी स्ट्रेटजी की बात है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके पास कुछ भी नहीं है पिछले कुछ मतलब आप 24 घंटों में देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इतलात की हो या इंटीरियर हो, इनके पास कोई डेस्क है, कोई इनके पास लोग हैं, कोई बंदे हैं, खामोशी है। एक ही काम चलता है कि उन्होंने मजम्मत कर दी, टिकर चल जाएंगे, फटे चल जाएंगे, सदर ने मजम्मत कर दी, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला, वज़ीर नाम अपना दिलवा देंगे। अदरवाइज़ उनके पास जो बात आप कह रहे हैं या फाज साहब काउंटर करने के लिए कोई नहीं आपका चीज़। ये उनकी तरफ देख रहे हैं ISPR की तरफ, ISPR जो है वो इनकी तरफ देख रही है। हालांकि उनके पास ISPR के पास मेरा ख्याल है बेहतर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको इन चीज़ों को उनको टैकल करना चाहिए। आज का प्रोपेगेंडा को पकड़ना, उसको काउंटर इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको 2, 4, 5 लोग बैठे हो ना, मैं देख भी रहा था आम लोग जो हैं अगर ट्विटर पे जाएं, मैंने देखी हैं कुछ वीडियोस ऊपर से जो उसमें शेलिंग कर रहे थे या ऊपर से कुछ टारगेट करके गोलियां मारी जा रही थी, वो जो उसमें मिसक्रिएट थे या दहशतगर्द थे, तो वो उन्होंने कहा जनाब कि अभी का वाक़या है। उस पर किसी ने जाके किया, उसने कहा नहीं जनाब ये 2016 के वाक़यात हैं। सो आम आदमी जो बैठा हुआ है वो आपसे ज्यादा आपकी जंग लड़ रहा है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक फॉलो अप जरूर आना चाहिए कि अब ये स्टेज है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंटर, जिसकी बात आप कह रहे हैं, डिजिटल वार की बात हो रही है। अगर जिसकी बात फाज साहब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या काउंटर स्ट्रेटजी क्या? आप अभी तक उसमें 1980 की दहाई में रह रहे, 90 की दहाई में बैठे, अखबार में बयान दे देंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। जी, आपने भी देखा होगा, हम सभी मॉनिटर करें, इंडियन मीडिया जिस लेवल का इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट दे रहा है या ग्लोरीफाई कर रहा है, और उनकी बड़ी रीच है, इंडियन मीडिया की दुनिया में बड़ी रीच है। मुझे याद है, शायद आप लोगों को भी याद होगा कि हेर ब्यार ने एक दफ़ा गालिबन पाकिस्तानी टीवी किसी इंटरव्यू में कहा था कि कहा गया कि आप जो है वो हिंदुस्तान से मदद लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान क्या, अगर शैतान से भी मदद लेनी पड़ी तो हम पाकिस्तान के खिलाफ मदद लेंगे। सो एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस लेवल से वो डील करते हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में। अभी मैं वो मेहरान मरी जो है वो बैठे हुए ओपनली इंडियन चैनल पे उसने कहा है कि हम ग्लोबल इंटरनेशनल फोर्सेस से सपोर्ट लेंगे इस सारे मामले के अंदर, और इनको हटाने के लिए पाकिस्तान की फौज को निकालने के लिए हमें अगर ग्लोबल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल जहां से मदद लेनी होगी हम लेंगे और हम
ले रहे हैं। सो ऐसे दौर में आमिर साहब, ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि एक तरफ वाक़या है, उससे तो सिक्योरिटी फोर्सेस निमट रही हैं, लेकिन एक तरफ उसका इम्पैक्ट है। उस इम्पैक्ट से निमटना इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दिस इंसिडेंट, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात दुनिया में कहीं भी हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हुकूमत को, और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब हमारे यहाँ हो रहा है, मैसिव हो रहा है केपी और बलूचिस्तान के अंदर, इसको हमें अब क्या क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा? आप तीनों की गुफ्तगू सुन के हम कहते हैं हमने बखिए उधेड़ दिए दुश्मन के। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। अच्छा, हम अपनी किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आज सिचुएशन ये है कि अख्तर मैंगल अगर वहाँ बैठे हैं थाने में अंदर जाके, तो सरफराज बुगटी कहाँ है? मतलब बयान देने जोगे हैं। हमारी अफवाज, हमारे सियासतदान मरहूम ज़फ़रुल्लाह जमाली कहते कहते थक गए कि भाई इस सिचुएशन को संभालो, और वो अल्लाह के पास चले गए कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाज़ बनते हैं वहाँ पे, और हमें ही दबाया जा रहा है। आज जब सब दुनिया बोल रही है तो हुकूमत पाकिस्तान, ख़ुद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। मैं बिल्कुल किसी एबिलिटी पे नहीं जा रहा, इशू ये है कि अब इनके एक्चुअली बखिए उधेड़े। आपने सियासत करनी है, जो मर्जी कराते रहें, लेकिन पहले इनको तो मारे ना, जो लेके बैठे हुए हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि ऑपरेशन मुश्किल है कि वो कह रहे हैं, उनका नैरेटिव ज़्यादा चल रहा है। उन्होंने वही जो आप लोग दोनों भी बात कर रहे थे कि एक जाली पुराने ऑपरेशंस भी उन्होंने इस खाते में डाल दिए कि जो कानवाए जा रहे हैं और वो सुरंगों में जा रहे हैं। बहरहाल एक वहाँ पे एक बगावत की सी सिचुएशन तो मौजूद है ना, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे स्टेट को चैलेंज करते हैं। तो अब क्या है? अब ये है कि आप इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को तैयार करें कि वहाँ पे ये गड़बड़ है और हम इनको मारने जा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? मुझे और आपको कह के नेशनल मीडिया को अगर क्रेडिबिलिटी आप ख़राब कर लेंगे, आप 6 घंटे बाद खबर देंगे, क्या फ़ायदा उसका जब सारी दुनिया में इंडियन नैरेटिव बिक गया। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि मार्क पड़ रही है, हमें आना चाहिए सबसे पहले। लेकिन बीएलए तो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको तो दुनिया ने डिक्लेयर किया। तो हमें क्या मसला है कि हम बात करते हुए थकें कि बीएलए क्या कर रही है या उनके साथ जो लोग हैं। बात क्या, हमें तो अब एक्शन करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, अब आप करें ऑपरेशन खुल्लम खुल्ला और बताएं कि हम जिस तरह हमने उनको खवारिज डिक्लेयर किया, हम गए अफगानिस्तान में भी उनके पीछे। तो ये तो आपके साथ यहां बैठे हुए हैं। आप कह रहे बिल्कुल नहीं जी, मलियामेट के साथ बगैर नहीं होगा, उसके साथ पॉलिटिकल आप करें सबके साथ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम श्योर कि इस वक्त सोच यही होगी कि ऑल आउट जाना पड़ेगा, क्योंकि देखें अनफॉर्चुनेटली मैं टीवी स्क्रीन पर ये बात कह रहा हूं, वहां की पॉलिटिक्स भी डबल एज वेपन है, जो इधर भी चलती है उधर भी चलती है, और वहां सियासत भी वही है, और जो उनके विंग्स हैं दूसरे वो ये इन कामों में इन्वॉल्व हैं। अब रियासत को वाकई ये फैसला करना चाहिए कि आपने एंगेज करना है या आपने एक्शन करना है, क्लियर ऑल आउट जाना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात सुना दूं, क्योंकि आप जब डायलॉग करते हैं वो रीगेन करते हैं, और रीगेन करके आपके ऊपर जमाली वज़ीर आज़म थे, जनरल मुशर्रफ का मुआहिदा था जिसपे वो पैसे मांग रहे थे बार बार कि हमें पैसे दे। नवाब अकबर बुगटी ये जाते थे और पीटीवी दिखाता था कि प्राइम मिनिस्टर झुक के छोटे से कमरे में जा रहा है। मैंने उनसे कहा, हमारी अच्छी याद अल्लाह थी, मैं कि ये क्या है, मतलब एक सरदार के सामने आप झुक रहे हैं और बात कर रहे हैं। उसने कहा देखो बात सुनो आमिर, ये वो सरदार है जो प्रो पाकिस्तान है, ये सबको संभालता है, इसके साथ अगर कुछ हुआ ना, ये बलूचिस्तान आपके काबू में नहीं आएगा। उन्होंने तो ऑपरेशन नहीं होने दिया, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने वो किया जो वो कह रहे थे कि वहाँ मारेंगे जब देखेंगे नहीं। लेकिन आज क्या है, सारे बोने बोने बड़े बड़े सरदार हो गए, हम कहाँ खड़े हैं बतौर स्टेट। ये चीज़ें सबने रिकॉर्ड पे कहीं हुई हैं। तो आज ये वक्त है कि जो मिलना चाहता है उसे मिलाएं साथ, जो नहीं मिलना चाहता रगड़ दे। इसका जवाब नहीं है कोई और। बिल्कुल ठीक। फात साहब कि ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की बेस पर हम अभी काउंटर टेररिज्म में सपोर्ट ले रहे हैं, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस है, जो इक्विपमेंट अमेरिका के पास है, डेफिनेटली वो बहुत एडवांस हैं। अमेरिका को हमारी इस मामले में भी आपके ख्याल में मदद करनी चाहिए, हमें उन्हें कहना चाहिए कि बीएलए भी एक बराबर का खतरा या चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, जैसे टीटीपी है, जैसे दाइश है। सो आपको लगता है कि इससे कुछ होने जा रहा है, हमें कोई ऐसी सपोर्ट मिल सकती है अगर हम चाहें तो? देखिए आदिल, ये डिपेंड करेगा कि हम इसको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। अब देखें, जिस तरह आमिर इलियास राणा साहब बात कर रहे हैं कि अब जो इसमें जिन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, उनसे तो रियासत को निपटना है। देखिए पहले एक वक्त होता है कि आप जनाब उसका एक पॉलिटिकल उसका एंगल है और एक उसका मिलिट्री एंगल है, उनको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जब एक इंसिडेंट इतना बड़ा हो जाता है, और देखिए मेरे ख्याल में, मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये जो इंसिडेंट अभी अनफोल्ड हो रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। इसके बाद जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, वो उसको एक नई
जो है वो प्रिज्म से देखा जाएगा। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट आ रहा है। हमारी दुआ है कि इसमें मजीद जो है वो वायलेंस ना हो, लेकिन इसके बाद सूरत हाल चेंज होगी और उसमें एक सर्टेन क्लैरिटी लाने की जरूरत है। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल गया, ये हो गया, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी रियासत ने पिछली कई दिहाइयों में बहुत गलतियां की हैं और उन पे बात होनी चाहिए और उन गलतियों का जो है वो उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। लेकिन ये जो इस वक्त हमारे ऊपर जो एक इतना बड़ा इवेंट हो गया है, मैं आपको बताऊं, जब 9/11 हुआ था, मैं आई डोंट वांट टू ड्रॉ कंपैरिजंस, लेकिन मैं उस टाइम न्यूयॉर्क सिटी में था और जब वो 9/11 हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है कि 10 सितंबर को वो अमेरिका क्या था और 11 सितंबर को वो अमेरिका क्या था। वो माशरा चेंज हुआ है और वो चेंज इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है, हमने बड़ी दुनिया में ज्यादतियां की हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले हम इस चीज से निपटेंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है कि आएगी। उस क्लैरिटी के बाद आपने जो लोग ये दहशत गर्द हैं उनके साथ कैसे निपटना है, उसके लिए फिर आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपने जो है वो आनी हाथों से जो है वो निपटना है और कौन वो लोग हैं जिनसे आपने बात करनी है, जिनको आपने अगर जरूरत पेश आए तो गले लगाना है। ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल में मेरी ये तज्जिया है, लेकिन मेरी ये उम्मीद भी है कि इस इवेंट के बाद ये वो क्लैरिटी आएगी और शायद मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू इंशाल्लाह। क्योंकि मैं तो खैर बड़ा हैरान भी होता हूँ। ये तो सिर्फ इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वो एक बार्ड ऑफ द ब्लड सीरीज बनाई थी उन्होंने, उसमें उन्होंने बाकायदा इंडियंस ने दिखाया कि हम बलूचिस्तान में कैसे ऑपरेट करते हैं। इफ़ यू हैव वॉच दैट बार्ड ऑफ ब्लड, नेटफ्लिक्स के ऊपर उन्होंने वो चलाई भी था सीजन, फिर वो बंद हो गया 2 सीजन्स के बाद। सो उसमें बड़ा क्लियर कट उन्होंने दिखाया कि हम बलूचिस्तान में कहाँ तक इन्वॉल्व हैं, किस तरीके हमारी इन्वॉल्वमेंट क्या है, किस तरह हम ऑपरेट करते हैं, हमारे एजेंट्स किस तरह ऑपरेट करते हैं। मुझे तो खैर इस बात पर बड़ी हैरानी होती थी कि हम उस वक्त भी बहुत खौफजदा होते थे, लेकिन इंडियंस ने ये दिखाया। आज भी वो मीडिया में इस तरह दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई एक रियासत है जिसने आज़ाद होना है और उसके ऊपर सारा ही जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया स्ट्रैटेजी भी, डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ वो एक इक्वल वॉर है आपके लिए उस फ्रंट पे। सो यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज भी, पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अब ज़रा कुछ सियासी मामलात पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक ऐसे मुल्क में जिसके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, टेररिज्म का चैलेंज है, डिजिटल मीडिया के फ्रंट पर हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ों से तवज्जो इस वक्त हटी हुई है और अपने छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उलझी हुई हैं। ये जो दूसरा साल है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा बात करनी है। आई स्टार्ट विद यू आमिर साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि ये अपोजिशन इत्तेहाद जो बन रहा है ये हुकूमत के लिए कोई ख़तरे का बाइस बन सकता है कि नहीं? देखिए, अपोजिशन इत्तेहाद को बन जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। मेरी तो ये राय है कि खतरा शतरा तो बात की बात है, ताकि ये किसी सिमत पे तो जाए, गवर्नमेंट को कोई मुश्किल डाले, कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकले, क्योंकि इस वक्त एक लल पोजीशन है। ना पीटीआई को समझ आ रही है कि जाना कहाँ है। उनके देखें ना, जो कल अलीमा खान साहिबा ने नईम पंजोथा बेचारे के साथ कर दिया, वहाँ पे लड़ाई नज़र आ रही है कि वो बेगम बुशरा का जो कि स्पोक्समैन है, लिहाजा उन्होंने उनके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, वो पीटीआई के वकला फंस गए। अब यहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि महमूद अचकज़ई पे इत्तफ़ाक़ राय शायद ये करने जा रहे हैं कि हेड बना दें। और असल मसला है कि महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान को कब साथ में लाएंगे, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी जो बनाई उसके इन्होंने एक मुसवदा बना के सबको बांट भी दिया है, उसके ऊपर गुफ्तगू भी हो रही है। वो वही पीडीएम की तरह के हमारे ये मुतालबात हैं, हमारे ये मुतालबात हैं, ये ठीक कर लें, वो ठीक कर लें। इशू ये है कि क्लैरिटी नहीं है मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर इमरान खान साहब की। जैसे कल उन्होंने ट्वीट भी करवाया, बात भी की कि जनाब मुझे अली अमीन गंडापुर पे पूरा एतमाद है, और वो कह रहे हैं कि इन जैसे छोटे लोगों से, मतलब मौलाना फजलुर रहमान से हमें बात करनी पड़ रही है। तो ये जो बार बार रुकावट आती है, कभी सलमान अकरम राजा कर देते हैं, और सलमान अकरम राजा ही कल इमरान खान से मिले हैं इतने दिनों में कि वो क्या जवाब लेके आए हैं, क्योंकि जब तक एहसान नहीं करेंगे, इनकी क्लैरिटी नहीं होती आपस में कि उनको JUI को कितना हिस्सा, ज़ाहिर है वो अली अमीन ने तो जाना नहीं है,
लेकिन उनको केपी में जब वो इनके साथ बैठेंगे तो अपना हिस्सा चाहिएगा JUI को सियासी तौर पे। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, जब आप साथ चलते हैं तो फिर आपके जो MPs MNAs को मिल रहा है, जैसे बिलावल के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पेशल स्वाबदीदी फंड क्रिएट किया है कि वो जहाँ मर्जी उसको खर्च करें, और बाकी फंड तो हर एक MNA MPA के लिए बनाया हुआ उन्होंने 25 करोड़ रुपए का। तो ये चीज़ें हम और आप जिनमें पहले बात कर रहे थे बलूचिस्तान कहाँ गया, पाकिस्तान कहाँ गया, लेकिन सियासी जमातों की तरजीहात तो अपने अपने लोग हैं ना। तो मेरे हिसाब किताब में इनको जल्दी करना चाहिए। एक मीटिंग इनकी होने वाली है, रोज़ों में ही हो जाएगी, जो बड़ी कमेटी जो इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बनाई हुई है आइन के लिए, तो फिर इन्हें करना है। लेकिन असल बात है इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान का जो गैप है वो फिल होता आपको दिखाई गारंटी कौन देगा, ये हो जानी चाहिए, फिर मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। आगे ख्याल में PTI मौलाना साहब की डिमांड्स पूरी कर सकती है, जो डिमांड्स वो कर रहे होंगे, और अपोजिशन कोई चैलेंज है हुकूमत के लिए, और अगर नहीं है तो फिर इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज क्या है आपके ख्याल में? आपने जो पहली बात की ना डिमांड्स की, मतलब मैं मौलाना साहब की जगह पे हूँ, अगर सपोज 1 मिनट के लिए हम ज़रा अज्यूम करें कि हम एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान साहब जो हैं वो कैद में है, मैं उनसे क्या मांग सकता हूँ या वो मुझे क्या दे सकते हैं, ज़रा इस तरह सोचते हैं ना। हाँ, मैं अगर इन शहबाज शरीफ साहब से कुछ मांगना चाहूँ, कोई तामुन के बदले, कोई सपोर्ट के बदले, तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। 26वीं तरमीम इज़ ए क्लासिक एक एग्जांपल है। सो ये इमरान खान साहब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। मौलाना KP में भी अकोमोडेट नहीं कर सकते? नहीं, क्या करेंगे KP में एक चीज़ पर अकोमोडेट कर सकते हैं जिसका मुझे फजा बनती लग रही है, वो है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के मौलाना का वज़ीर आला लें, आप उसमें ये PTI एज अपने वज़ीर बिठा दें, कोई स्पीकर वगैरह बिठा दें। तो मौलाना साहब का क्या सबसे बड़ा उनका एजिटेशन है कि जनाब आपने धांधली की है और KPK में धांधली करके इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब को जितवाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना साहब की पुरानी दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के इलेक्शन भी लड़ते हैं, हारते जीतते भी रहते हैं। सो मौलाना साहब की एक ही डिमांड हो सकती है कि इस पूरे सिनेरियो में से आप अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दें, फिर आपसे बात हो सकती है। इसीलिए आप देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी मौलाना के खिलाफ वो कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, और यही वजह आजकल यकदम एक नई गुफ्तगू होना शुरू हो गई है कि जनाब के वहाँ KPK में करप्शन हो रही है। आज़म सवाती भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, फलाना भी कह रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है ताकि कल को अली अमीन गंडापुर साहब को हम साइड पे करें और मौलाना साहब की डिमांड मांगे। खान साहब एक ही चीज़ दे सकते हैं मौलाना साहब को, वो है अली अमीन गंडापुर साहब की सीट। क्या इमरान खान साहब सीट देने को तैयार हैं? और वो कहते हैं जनाब के खान साहब हूँ या कोई भी सियासतदान हो, मतलब पड़ जाए फिर उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ की जो भनक है वो पड़ चुकी है अली अमीन गंडापुर साहब को कि मेरी कुर्बानी देने की तैयारी हो रही है, और इसलिए शायद खान साहब ने, आपको याद होगा, उनकी पावर्स को क्लिप किया, उन्होंने जुनैद अकबर को लेकर। इंटरेस्टिंग एनालिसिस। मुझे बताएं इसके बदले में फिर मौलाना साहब क्या दे सकते हैं खान साहब को? भाई अलाइंस हो सकता है ना, फिर आप पार्टनर्स इन क्राइम बन सकते हैं ना, सियासी क्राइम की बात करूं, फिर बन सकते हैं ना मौलाना साहब। फिर आपके बाद वो सोचेंगे कि हम आपके साथ अलाइंस करते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ और भी मौलाना साहब सोचते होंगे कि मेरी इस वक्त मतलब अगर किसी से दुश्मनी नहीं चल रही, सियासी दुश्मनी की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की हर एक से एक ज़ाती दुश्मनी चल रही है, ज़ाती से भी अगली दुश्मनी चल रही है। उनके इस वक्त आर्मी से भी मसाइल हैं, आर्मी चीफ से भी प्रॉब्लम है, ISI से भी हैं, हुकूमत से भी हैं, इतने बड़े कि जिसके 600 मसले चल रहे हैं उसके साथ इत्तेहाद करके उन तमाम लोगों को मैं अपना दुश्मन क्यों बनाऊं? एक बार सियासी सोच ये भी तो हो सकती है ना कि मुझे क्या पड़ी है कि खान साहब और आर्मी चीफ का फटा चल रहा है और मैं दरमियान में पहुंचूं, अपना ढोल बजाने पहुंचूं कि जनाब मैं भी हूं, मैं भी इन्हीं के साथ, व्हाई शुड आई डू दैट? मैं क्यों इतने बड़े ताकतवर लोगों को अपना मुखालिफ बनाऊं और दुश्मन बनाऊं? और इमरान खान के लिए जो सारी उम्र मुझे गाली देते रहते हैं, ये दूसरी बात, ये उनको समझ आती होगी, मुझे भी आती है, आपको भी आएगी। तीसरी बात, ये मौलाना साहब को कुछ भी कहें, एक चीज़ की दाद देनी चाहिए इनको। ये क्वेटा से लॉन्ग मार्च लेकर आए थे इमरान खान साहब के दौर में, पहले भी लेकर आते थे। ये जितने बंदे लेकर आते हैं, किसी के बच्चे ले आते हैं, बाप ले आते हैं, भाई ले आते हैं, इतने 15-20 दिन महीने के एक्सरसाइज के बाद 15 दिन इस्लामाबाद भी बैठते हैं, तकरीरें शकरें सब कुछ करते हैं, एक भी वो ये गमला नहीं टूटता, एक भी हंगामा नहीं होता, कोई कफन बांध के नहीं आते, कोई सरों पे वो नहीं करते, कोई गन्ने तोपे लेकर नहीं आते, जनाजे पढ़ लेना, वसीयतें कर लेना। वो जितने बंदे किसी के बच्चे लेकर आते हैं वापस जाके एक एक घर में वापस करते हैं कि भाई अपना बच्चा देख लो, सही सलामत आ गया। इमरान खान साहब का हामी क्या करता है? तोड़फोड़ तो छोटी सी चीज है, वो तो आग लगाता है, वो तो आग लगाता है आके आपके ब्लू एरिया को आग लगाता है, वो तो साथ अपने ये फायरिंग लेकर आता है, गोलियां लेकर आता है, वो तो आपके वो कह कर आता है। अली अमीन गंडापुर कह के आया था कि मैं सर पे कफन बांध के निकलना, वो वसीयत करके हर मेरे जनाजे पढ़ लेना, वो कफन पहन के आते हैं। वो आप मुझे बताएं कि मौलाना साहब का वर्कर पीसफुल वर्कर है,
इमरान खान साहब का वर्कर मादरत के साथ सबकी नहीं बात कर रहा, जो भी ये मतलब करते हैं काम वो वैलेंट है। हाँ। मौलाना अपने पीसफुल वर्कर को क्यों वो खड़ा करेगा? साइड भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। नहीं मतलब साइड बाई साइड वो ये पीटीआई के वर्कर के साथ जिनमें वो सोच में, आइडियोलॉजी में, उनके टेम्परामेंट में, लड़ाई झगड़े में जमीन आसमान का फर्क है। मौलाना साहब अपने पीसफुल एक पॉलिटिकल वर्कर को एक वैलेंट माप के साथ सड़क पे क्यों खड़ा कर देगा? मतलब ये चीजें मेरी समझ में कम से कम एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट के मतलब बिल्कुल नहीं आती। सो मौलाना साहब इनको खिलाते रहेंगे, आज चाय पिलाएंगे, परसों इनको आम खिलाएंगे, चौथे दिन खजूर खिलाएंगे, किसी ने अफ्तारी करवाएंगे, किसी डिनर लंच चाय पानी और ड्राई फ्रूट पे टरकाई रखेंगे। मुझे इन 3-4 फैक्टर की 26वीं तरमीम वाला ना करवा दें, वही लग रहा है। हाँ, मौलाना साहब इमरान खान को यूज कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है। इमरान खान इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि मौलाना को यूज कर सके। वो एक ही हल है कि वो उनको चीफ मिनिस्टर की सीट दे दे, उनका बंदा बना दे जेजीओआई का। हाँ, फिर मौलाना साहब आपके साथ दंगल भी खेलेंगे। लेकिन दंगल जब एक दफा मौलाना साहब को सूबे में हुकूमत मिल गई, वो फिर दंगल क्यों? नहीं, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी सियासी काम तो हल्की फुल्की मौसीकी, इतनी मतलब छोटी मोटी ढोल की तो फिर हमें बजानी पड़ेगी। फाज साहब, आप देखते हैं हुकूमत के लिए इस ऑपोजिशन की सूरत में कोई बड़ा चैलेंज, और अगर नहीं है तो इस हुकूमत के लिए क्या बड़ा चैलेंज है दूसरे साल? आदिल, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा चैलेंज नजर नहीं आ रहा है। ये जो बनने जा रही है अलायंस, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये बन जाती है तो उसका मतलब है कम से कम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हद तक जो है वो एक जो रिवायती ऑपोजिशन है वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि जो बाकी दीगर लीडर्स अगर इसके साथ अलायंस में जुड़ रहे हैं तो वो वही है जो बड़े अरसे से एक खास तौर की सियासत करते हैं, और वो अच्छी बात है। एक ऑपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन वो नहीं होनी चाहिए कि आप जलाओ घिराओ वाली और पुरतशद्दुद सियासत कर रहे हैं, जो कि पीटीआई करती रही है। तो एक उस तरीके से तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या इस अलायंस बनने से गवर्नमेंट को खतरा है? मेरा ख्याल है कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये अलायंस बन भी जाती है और ये रिवायती सियासत करती भी है जिस तरह पीडीएम करती थी, तो वो क्या होगा? वो जलसे जुलूस होंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वो इस तरह की सियासी जो है वो कार्रवाई होगी। क्योंकि माजी में आप देखें जो एक बहुत बड़ी गलती पीटीआई ने कर दी है कि माजी में अगर आप 90 की दिहाई से अगर सियासत देखना शुरू करें, जो कि मेरे दोनों जो बाकी दोस्त में बैठे हुए हैं वो भी तब से देख रहे हैं मामलात को, क्या हमेशा यही होता था कि जो अपोजिशन होती थी वो इक्तदार में वापसी की राह जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़कर करती थी, और वो हमेशा उसको जोड़ती थी, चाहे वो उस वक्त पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो। और अल्टीमेटली जो है 2-2.5 साल के बाद वो गवर्नमेंट को गिरा के और वो खुद मिलकर जो है वो पावर में आ जाते थे। और जो गवर्नमेंट्स होती थी वो 1.5-2 साल के बाद एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना शुरू हो जाती थी। यहाँ ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल चस्पा हुई भी है, और जो अपोजिशन है वो इसकी बजाय कि एस्टैब्लिशमेंट के जरिए वापसी की राह इख्तियार करे वो और उसको एंटेगनाइज कर रही है। लेकिन फाद खत वत तो लिखे हैं ना, तरीके तो सारे अपनाए। कभी गंडापुर के रास्ते से बात की है, तो कभी किसी और के रास्ते से बात की है, कभी खत लिख के बात की है। खत तो ओपन इस तरह का लिख दिया था कि बात करे। तो एफर्ट्स तो हो रही है, मुझे लगता है कि वो कुछ सक्सेस नहीं मिल रही उनको। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट है तो आपको क्या सिग्नल मिल रहा है कि एक दिन आपको खत लिखा जाता है, दूसरे दिन आपको गाली दी जाती है। एक दिन आपको जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो है के जरिए आपको कहा जाता है कि जो हमारे से मिलकर बैठे हैं, अगले दिन आपको जो याया खान पार्ट 2 कहा जाता है। तो यानी कि जब कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस देंगे तो फिर जो आगे जो रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज है वो क्या समझेगा कि मेरे साथ क्या करने चाह रहे हैं। तो पीटीआई की जो बहुत सारे फेलियर्स हुए उसमें एक मेजर फेलियर ये है कि उन्होंने उनकी सियासत में कोई तसलसल, पॉलिसी में कोई तसलसल नहीं है, इसलिए सब वो है वो उनके साथ कोई है नहीं। तो मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए खतरा क्या है? खतरा यह है कि जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि उनके पास अभी तक कोई बयानिया नहीं। व्हाट डू दे स्टैंड? उनका सिर्फ ये कि वो पावर पॉलिटिक्स में वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नथी हुए हुए हैं। जब तक वो नथी हैं तो वो इख्तियार में बैठे हुए हैं। अगर कोई इवेंट होता है, पाकिस्तान में एक इवेंट ड्रिवन हमारी पॉलिटिक्स है, किसी भी वजह से अगर उनका एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो मामला थोड़ा ढीला पड़ता है तो उनके पास पीछे कुछ अपने लिए जो है वो कोई बयानिया है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में वो बहुत वल्नरेबल है उस हवाले से। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो गलती कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सो अगर मैं एनालाइज करूं आप तीनों की गुफ्तगू सुन के, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ऑपोजिशन के हाथ भी कुछ नहीं है, ना अलायंस तगड़ा बन सकता है और ना कोई बहुत ज्यादा अचीव करते नजर आ रहे हैं। हुकूमत भी आप कह रहे हैं वनरेबल है क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट है लेकिन नैरेटिव नहीं है। तो इसका मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में तो फिर कोई और हुआ, बयानिया नहीं है आमिर साहब हुकूमत के पास। ये वजह है जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी सच्चा प्यार अवेलेबल नहीं है। नहीं देखें, इस बयानिया नहीं तो बेटा रखी है कि अब
जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके पास बयानी है, और चूरन बिक गया इमरान खान का। मतलब उनके पास 12वां साल शुरू है केपी में, क्या बताने को है कि हमने क्या किया। यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेच दी केपी के अंदर, मतलब कितने डैम बनाए, क्या डैम फुल बनाने के अलावा भी कुछ किया, वहाँ क्या ऐसा काम किया। वो जो सेहत के लिए निकलते थे कि मैं नए सियाती मकाम ढूंढ रहा हूँ, पुरानों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये मुल्क है, ये कौम है कि यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ इस्लामी टच ये सारे बिक गए। ये गवर्नमेंट जो फ़ौज के साथ नत्थी है, फ़ौज जिसके साथ नत्थी है, ज़ाहिर है फ़ौज तो यही कहती है कि हम हर हुकूमत के साथ होते हैं। शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पॉलिटिकली आगे नहीं आ रहे। इवन बलोचिस्तान के ऊपर इन लोगों की अभी तक कोई टिका के गुफ्तगू होना, उसके लिए इंफॉर्मेशन का फ्लो देखें ना, DGISPR और वज़ीर इत्तलात दोनों आ सकते हैं, ये पहले भी आते रहे हैं, इसमें कोई डेकोरम की कहानी हमारे मुल्क में नहीं रही है। आके बताएं, लोगों को नैरेटिव दें कि जनाब ये मसला है, हमने ये किए हैं, आज इन्वेस्टमेंट जो हमारी तैयार हो रही है उसकी तबाही के लिए ये काम हुआ है, लेकिन उसको बताएं और फिर ऑपरेशन करें। अदरवाइज आपके पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट पे, यानी मुजम्मती बयानात सारे जारी शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है कि DGISPR करेंगे बात, नहीं अब करेंगे नहीं, कर देनी चाहिए, ये बहुत डिले हो रहा है। लोगों को आप सच्चाई और हकायक बताते जाएं। राइट, टुवर्ड्स द वेरी एंड, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरा इसी पे, इस सारी सिचुएशन पे जब हम बात करते हुए आ रहे हैं, तो ये नहीं हुकूमत, वैसे फाद साहब जो बात कर रहे हैं कि हुकूमत है तो हुकूमत में, लेकिन उसके पास सेल करने के लिए वो बयानिया नहीं। आमिर साहब का एक ख्याल है कि बयानिया ने मार दिया हमें, हाल ठीक करें, मईशत ठीक करें, मुल्क को ठीक करें। अपोजिशन के हाथ में भी बज़ाहिर कुछ नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन तो सूट करती है थर्ड फोर्स को कि चलता रहे सिस्टम, ऐसे ही चलेगा। और थर्ड फोर्स को इंटरवेंशन की क्या ज़रूरत है, वो क्यों करेंगे। इंटरवेंशन उस वक्त होती थी जब आपने इक़्तिदार में आना था, जब उन्होंने ऑलरेडी आपकी डिमांड्स बगैर आपके मांगे पूरी कर दी हैं कि एक्सटेंशन जो है 5 साल की भी है, बाद में एक्सटेंड भी हो सकती है। अपोजिशन भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई एस्टेब्लिशमेंट को क्या दे सके। माजी में तो होता था ना, नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते थे, उन्हें भी महसूस होता था कि हमें कुछ मिल सकता है इनसे। तो ये क्या दे सकते हैं, वो जो मतलब जेल में बैठा हुआ बंदा किसी को क्या दे सकता होता है। सो अगेन इमरान खान साहब इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई उनको कुछ दे सकें। जो दे सकते थे वो ऑलरेडी इन्होंने अपनी समझदारी से सारा कुछ, बल्कि उतना कुछ दे दिया जितना उन्होंने मांगे नहीं था। लिहाजा अगर उसको एस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत है, तो ऐसा स्टेलमेट ही आप दूसरे साल में भी देख रहे हैं। क्यों जरूरत है कि इस मुल्क में नया इलेक्शन करवाएं, नया फड्डे हों, नए हंगामे, तकरीरें, फिर इंस्टेबिलिटी। आपको इस वक्त दुनिया में आपका काम चल रहा है, सऊदी साथ हैं, चाइनीज साथ हैं, अमेरिकन भी आपके साथ हो गए, मतलब यूई है, यूरोपियन यूनियन, और मुल्क में भी आपके ख्याल में चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज हो रही हैं। तो थर्ड फोर्स को क्या पड़ी है कि दोबारा नए सिरे से हंगामे करवाए और ना यहाँ पे इलेक्शन करवाए, तो फिर ना वजीर आजम कौन बनेगा, तो SCO हो गया, बड़े इवेंट्स हो गए, हेड ऑफ स्टेट्स आ गए, सामने हवाला दिया, मिडिल ईस्ट के लोग आ गए, आने भी हैं कुछ, अभी करीब आने वाले हैं। दूसरा, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट कांग्रेस में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ कर दे, इसके लिए तो आप पता नहीं कितनी लॉबिंग तो इसके लिए चीज़ थी, इस पे कर सकते थे जी कि इमरान खान साहब उन्होंने हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएंगे, यही था ना इनके पास। वो भी इन्होंने करके देख लिया। इन्होंने नवंबर में इन्होंने एहतजाज किया, बार बार चीज़ें की। तो वो जो थ्रेट थी कि खान साहब शायद कोई 10 लाख बंदा लेकर आ जाएंगे, इस्लामाबाद में कब्जा हो जाएगा, जलाओ घराव कर लेंगे, वो थ्रेट भी आपकी मतलब यके बाद नहीं, वो भी आपने यूज़ कर लिया। लिहाजा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को इनको देने के लिए कुछ नहीं, अपोजिशन के पास टफ टाइम देने के लिए नहीं है। जैसे फाज साहब कह रहे थे, हुकूमत जो है वो सारी की सारी आपकी थर्ड फोर्स के कंधों पर बैठी हुई है। सो इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। तो मुझे तो नहीं लगता कोई इसमें खतरा है, ये चलते रहेंगे, ऐसे चल रहा है काम। थैंक यू सो मच रऊफ क्लासरा साहब, आमिर इलियास राना साहब, फाद हुसैन साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अगर हम देखा, आदिल अब्बासी को अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।